हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो में हम एसएस का जो चैप्टर 1 है राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट का पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और इस आई बटन पर भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से विजिट करके देख सकते हो। चलो आइए आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था नॉर्थ में, है ना, जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और उनमें कौन सी डायनेस्टीज थी, किसकी वंशज थी, वो हमने देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में, जो कि हर्षवर्धन के डेथ होने के बाद यहाँ पे नॉर्थ में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं। वैसे ही हाँ, पुलकेशी 2 के, है ना, यहाँ पे पुलकेशी 2 का पिक आपको दिया गया है। पुलकेशी 2 की डेथ के बाद क्या होता है, साउथ में भी कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, है ना, इंडिपेंडेंट वहाँ पे राज्य आते हैं, स्वतंत्र राज्य आ जाते हैं। अब ये जो राज्य होते हैं इनमें कई डायनेस्टीज होते हैं, ठीक है, तो वो डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। द स्टेट्स लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, है ना, यानी कि नर्मदा रिवर के पास जो भी स्टेट्स आई हुई हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, साउथर्न स्टेट बोलते हैं ना, क्योंकि नर्मदा रिवर जो है वो यहाँ से निकलती हुई है, साउथ की तरफ आती है, तो साउथ में, है ना, नर्मदा रिवर के पास जो भी स्टेट्स होंगे दैट आर कॉल्ड एज साउथर्न स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 8th सेंचुरी में क्या होता है, मैंने, है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8th सेंचुरी में क्या होता है कि जैसे कि नॉर्थ में हर्षवर्धन डेथ होने के बाद क्या होता है, इस बहुत सारे नॉर्थ में स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं, वैसे ही साउथ में भी क्या होता है, वहाँ पे 8th सेंचुरी में कई सारे स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चलो यहाँ पे देखो कितनी टोटल वहाँ पे डायनेस्टीज होंगी, है ना, उस स्टेट्स जो होगी वहाँ पे नॉर्थ साउथ में। अभी हम साउथ के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी साउथ में यहाँ पे स्टेट्स होंगे वहाँ पे कौन से डायनेस्टीज होंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लव, चोला, पंड्या, चेरा, ये इतनी सारी डायनेस्टीज होंगी, ठीक है। चलो आओ, तो सबसे पहले हम देखेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। अब चालुक्य डायनेस्टी क्या है, इट्स वेरी सिंपल गाइस, ठीक है। तो क्या हुआ था, सेपरेट इंडिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ पे पुलकेशी जो 1 होते हैं, पुलकेशी 1 होते हैं, वो सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं ना, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, और उसका कैपिटल वातापी, है ना, उसका कैपिटल, वो जो सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट होता है पुलकेशी 1 के द्वारा, उसका जो कैपिटल होता है वो वातापी बन जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, वातापी बनाते हैं, और वही को, है ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, चालुक्य डायनेस्टी बोलते हैं ना गाइस, ठीक है। दिस डायनेस्टी, तो वही जो डायनेस्टी होती है, वो जो सेपरेट स्टेट वाली डायनेस्टी, वहाँ पे जो वंशज लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ चालुक्य डायनेस्टी। अब उसका सबसे पहला रूलर, द फर्स्ट किंग, है ना, जो सबसे पहला रूलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, वहाँ पे कौन होता है, तो किंग जयसिंह, है ना, किंग जयसिंह जो होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे बताया जा रहा है इन दिस डायनेस्टी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर के, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी में जो भी इंपॉर्टेंट रूलर है उनके नाम देख लेते हैं। कीर्तिवर्मन, पुलकेशी 1, पुलकेशी 2, ये जो तीनों व्यक्ति है वो क्या है, चालुक्य डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। अब यहाँ पे जैसे ही वातापी का, है ना, व्हेन द पावर ऑफ वातापी चालुक्य वाज वीकेंड वन ऑफ देयर ब्रांचेस वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो चालुक्य डायनेस्टी के वातापी थी ना, वातापी लोग थे, जैसे ही उनका पावर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है तो ये जो चालुक्य डायनेस्टी है उसके और भी ब्रांचेस बन जाते हैं, ठीक है। और भी ब्रांचेस कहाँ पे बनते हैं, कृष्णा और गोदावरी रिवर के आसपास और भी इसके ब्रांचेस बन जाते हैं, ठीक है। ये ब्रांच कौन बनाता है, ये ब्रांच बनाते हैं विष्णुवर्धन, ठीक है। ये ब्रांच जो है, ये जैसे ही वीक होता है थोड़ा सा चालुक्य डायनेस्टी, तो इसके दूसरे ब्रांच बन जाते हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर के पास, वो कौन बनाता है, विष्णुवर्धन बनाते हैं। अब ईस्ट में, ईस्ट चालुक्य में जो रहते थे, है ना, ईस्ट चालुक्य में जो भी रहते, चालुक्य डायनेस्टी में ईस्ट साइड में जो भी रहते थे, उन्होंने वेंगी को, यानी कि ईस्ट में कोई वेंगी टाइप का वहाँ पे रीजन होगा, उन्होंने वेंगी को कैपिटल बना दिया, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, वेंगी चालुक्य बोला जाता है ना, वेंगी चालुक्य। वेंगी चालुक्य क्या है, बहुत ही सिंपल, यानी कि ईस्ट, है ना, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के ईस्ट में जो लोग रहते थे उन्होंने वेंगी को, यहाँ पे कोई रीजन होगा, कोई जगह होगा, वेंगी को उन्होंने कैपिटल बना दिया, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, वेंगी चालुक्य बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे, है ना, यानी कि कौन सी साइड है, दिस, ठीक है, यहाँ पे वेंगी वातापी। ऑल्सो उसी तरह से कल्याणी, है ना, कल्याणी को भी कोई एक रीजन में, पर्टिकुलर रीजन कौन सी जगह ये नहीं बताया है, तो कोई कल्याणी को भी क्या बना जाता है, कैपिटल बना दिया जाता है। चालुक्य डायनेस्टी में कल्याणी को भी कैपिटल बना दिया जाता है, और इसीलिए, है ना, उन लोगों के जो वहाँ पे, यानी कि उस कल्याणी कैपिटल के आसपास जो भी लोग रहते थे उनको क्या बोला जाता है, चालुक्य ऑफ कल्याणी, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, चालुक्य ऑफ कल्याणी। इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये चालुक्य किंगडम जो है, चालुक्य डायनेस्टी जो है, चालुक्य वंशज है, राजवंश है जो ना, ये चालुक्य वंशज, वो खत्म हो जाती है, राजवंश चालुक्य डायनेस्टी। अब उसके बाद कौन आता है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, है ना, ठीक है। अब किसकी डायनेस्टी आएगी, किसकी राजवंश आएगी, अब आएगी राष्ट्रकूटा लोगों की डायनेस्टी। अब क्या बोला जाता है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कब आता है, इंद्रावन। चलो, तो यहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कब आता है, जब चालुक्य डायनेस्टी वीक हो जाती है तब आती है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। उसके जो सबसे पहले राजा होते हैं वो कौन होते हैं, इंद्रवन, है ना गाइस, इंद्रवन वाज द फर्स्ट किंग, ठीक है, इंद्रवन वाज द फर्स्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इट्स वेरी सिंपल, सबसे पहला होते हैं। और
अब ये गोविंद थ्री यहाँ पे क्या है, ये गोविंद थ्री है ना गाइस, वो गोविंद थ्री क्या है, तो देखो गाइस ये गोविंद थ्री कोई देखो पहले राजा कौन है यहाँ पे, इंद्रवन जो होते हैं वो पहले राजा है। गोविंद थ्री उस समय के है ना, मतलब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के एक रूलर थे, ठीक है। इस राष्ट्रकूटा है ना, इस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। और सबसे पहले जो अपने ठीक है, उसके फर्स्ट किंग कौन है, इंद्रवन। और गोविंद थ्री कौन है भाई साहब, गोविंद थ्री है वहाँ के पावरफुल रूलर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब तो उसी समय गाइस जब यानी कि राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी होती है उसी समय यहाँ पे यादव डायनेस्टी, उसी समय गुजरात में यादव की डायनेस्टी होती थी, ठीक है। यहाँ पे कौन था, यादव का राजवंश भी होता था, 2 स्टेट्स ऑफ यादव डायनेस्टी, यानी यादव डायनेस्टी के 2 स्टेट होता था उसी समय, ठीक है, जिस समय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी था। एक था देवागिरी, एक दूसरा था द्वार समुद्र, है ना। एक क्या था, देवागिरी, दूसरा था द्वार समुद्र। अब ये जो देवागिरी है, देवागिरी पे कौन राज करता था, यादव डायनेस्टी लोग राज करते थे। और देव समुद्र जो है उस पे हॉयसल डायनेस्टी, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल, बस इतना याद रख लो। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के ही दौरान 2 स्टेट यादव डायनेस्टी के भी होते हैं, पहला होता है देवागिरी, दूसरा होता है द्वार समुद्र। अब ये जो देवागिरी होता है, देवागिरी को यादव डायनेस्टी चलाती है, और देव समुद्र जो होता है, देव समुद्र को देव समुद्र को कौन सी डायनेस्टी होती है, कौन सी राजवंश वहां पे देव समुद्र पे चलाती है, तो हॉयसल डायनेस्टी। इट्स अ वेरी सिंपल। आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अभी इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हम ये कावेरी रिवर, ठीक है, रेंगल, यहाँ पे हम ये थर्ड वाले पे आ चुके हैं, ठीक है। थर्ड यानी कि सबसे पहला था राष्ट्रकूटा, सबसे पहला था चालुक्य, दूसरा राष्ट्रकूटा था, तीसरा जो है वो हमारा है पल्लव डायनेस्टी। तो ठीक है, तो एक पल्लव डायनेस्टी भी था साउथ में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पल्लव डायनेस्टी भी था। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बप्पदेव, यानी बप्पदेव नाम के किसी इंसान थे। और यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी को किसने फाइंड किया था, वो वाज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, तो बप्पदेव इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उस पल्लव डायनेस्टी का है ना, their capital was कांचीपुरम, महेंद्र नरसिंह वर्मा was the most important ruler of this dynasty। चलो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम बताए जाए, यानी पल्लव डायनेस्टी में कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। कांचीपुरम, महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1 और नरसिंह वर्मन 2, ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि वन ऑफ द उस टाइम के जो रूलर्स थे पल्लव डायनेस्टी में, वो उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो उसको आप टिक मार्क कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या होता है उसके बाद, यानी पल्लव डायनेस्टी के बाद क्या होता है, ठीक है। तंजौर, तिरुचुरपल्ली, पुडुकोट्टई आर लोकेटेड चोला मंडल रूल्ड द ड्यूरिंग द मीडियल पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे द रीजन वेयर तंजौर, तिरुचिरापल्ली एंड पुडुकोट्टई आर लोकेटेड चोला मंडल रूल्ड ड्यूरिंग द मीडियल पीरियड। तो चोला मंडल है ना, यहाँ पे चोला डायनेस्टी की बात हो रही है, पल्लव के बाद चोला डायनेस्टी आती है। अब यहाँ पे चोला डायनेस्टी क्या बोला जा रहा है, तो उस रीजन, कौन सा रीजन की बात करें, चोला डायनेस्टी कौन से रीजन में था, इट्स वेरी सिंपल, तंजौर, तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई। तंजौर, तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई, ये जो रीजन था उसको चोला डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चोला डायनेस्टी, ठीक है, तंजौर में तंजौर वॉज द कैपिटल है, ठीक है। तंजौर था, तिरुचिरापल्ली था, पुडुकोट्टई था, तो तंजौर इसमें से कैपिटल है। और इन तीनों को रूल कौन करता था, रूल कौन करता था इनको, चोला डायनेस्टी रूल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चोला डायनेस्टी हाँ रूल करती थी। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है उस टाइम के, जो चोला डायनेस्टी के रूलर्स कौन है, तो वेरी सिंपल, राजा राज 1, राजा धीरेराज 1, राजेंद्र 1, ठीक है। राजा राज 1, राजा धीराज 1, राजेंद्र 1, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे चोला डायनेस्टी के। अब चोला डायनेस्टी भी यहाँ पे ओवर होती है, और एक डायनेस्टी आती है, वन मोर सच डायनेस्टी एंशिएंट साउथ इंडिया डायनेस्टी वाज पंड्या, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी के बाद क्या आता है, पंड्या डायनेस्टी की बारी आती है, ठीक है। पंड्या डायनेस्टी की बारी आती है, तो देखेंगे हम द पंड्या किंगडम, ठीक है। द पंड्या किंगडम वॉज स्मॉल बट इट वॉज अ लार्ज सेंटर ऑफ ट्रेड। ये पंड्या किंगडम तो जहाँ वो थोड़ा सा छोटा था, बट वो ट्रेड किया ना, व्यापार को लेके पंड्या किंगडम बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्या था, लार्ज सेंटर था। तो आपको याद रखना है, पांड्या है ना, ये जो कि वो होता है ना हार्दिक पांड्या वाला, तो हार्दिक पांड्या वाला जो होगा वो किंगडम कैसा होगा गाइज, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मेन सेंटर होगा, ठीक है। एट दैट टाइम वन ऑफ द रीजन विच गोट सेपरेटेड फ्रॉम तमिल वॉज रूल्ड बाई चेरा डायनेस्टी। तो उसी समय क्या हुआ था, यहाँ पे से तमिल में से है ना, वन ऑफ द रीजन विच गॉट सेपरेटेड फ्रॉम तमिल, तमिल में से एक रीजन को सेपरेट कर दिया था, यानी तमिलनाडु जो साउथ में ना आज के टाइम पे, तो तमिल में से एक रीजन को सेपरेट कर दिया। और वो जो सेपरेट हुआ रीजन था उसको कौन रूल करता था, चेरा डायनेस्टी रूल करता था। अनदर नेम ऑफ चेरा डायनेस्टी इज केरल और मलयालम, है ना। तमिल में से केरला को हटा दिया गया। आप ये बात जानते हो, आज के टाइम पे भी तमिल और केरला 2 अलग अलग स्टेट है, तो उस समय से ये हो गया था, तमिल जो था है ना, तमिल में से उसको उस रीजन को हटा दिया था। और उस जो रीजन को हटाया हुआ था उसको कौन रूल करता था, उसको रूल करते थे चेरा डायनेस्टी रूल करता था। उसका दूसरा नाम क्या है चेरा का, केरला और मलयालम, ठीक है।
आयान वॉज द फर्स्ट रूलर, है ना। आयान सबसे पहला रूलर कौन था, चेरा डायनेस्टी का आयान था। देखो गाइस ये सब नोट करते जाना। तो सबसे पहला रूलर आयान था चेरा डायनेस्टी का, ठीक है। यहीं पे सब हमारा पूरा होता है। साउथ के भी स्टेट्स है ना, काफ़ी जल्दी से कर लिया, काफ़ी छोटा था, काफ़ी अच्छा था, सिंपल था। वो पहला वाला नॉर्थ वाला, जो नॉर्थ इंडिया वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, बट ये इट्स वॉज वेरी सिंपल। चलो अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, है ना। तो अभी हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का देखभाल करना, ठीक है। तो यानी कि राजपूत एरा में वो लोग का किस तरह से देखभाल था अपनी डायनेस्टीज के ऊपर, यह हम देखने जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग द राजपूत एरा, ठीक है, वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल एट दैट टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एट दैट टाइम देयर वर चेंजेस इन द रूलिंग डायनेस्टी बट देयर वर नो चेंजेस इन द सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजपूत एरा में कई सारे, है ना, डायनेस्टीज आए और गए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि भले ही, है ना, यहाँ भले ही रूलिंग डायनेस्टीज, यानी कि कभी चोला आती थी, कभी चेरा आती थी, कभी पांड्या आया, कभी चालुक्य आया, भले ही यहाँ पे रूलिंग डायनेस्टीज भले ही चेंज होते गए, बट गाइस वहाँ पे पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल कभी भी नहीं चेंज हुआ, ठीक है। वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल डायनेस्टीज, ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल डायनेस्टीज जो है वो नहीं चेंज हुआ। रूलिंग डायनेस्टीज चेंज हो गए बट पॉलिटिकली वहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ था। कहाँ पे, राजपूत एरा में वो लोग नहीं करते थे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पोजीशन, यहाँ पे बताया जा रहा है जो किंग बनता था ना, यानी कि राजपूत एरा में जिसको भी राजा बनाया जाता था वो हेरिडेटरी होता था। दैट मीन्स कि कोई भी फैमिली के ही मेंबर को वो लोग किंग या तो क्वीन बना देते थे, ठीक है। किंग नॉर्मली, क्वीन तो होता नहीं, तो किसको किंग बनाते थे, कोई भी जो फैमिली मेंबर होता था उसी को राजा बना देते थे। पर यहाँ पे एक और बातें बताई गई है अपने को कि ऐसा फिक्स नहीं था। देखो नॉर्मली पहले के टाइम पे क्या था कि किंग उसी को बनाया जाता था जो, है ना, किंग का जो ऑलरेडी किंग का जो सबसे बड़ा सन होता है ना, जो एल्डेस्ट सन होता है उसको ही किंग बनाते थे, ठीक है। बट इस समय, है ना, राजपूत एरा में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जो किंग का एल्डेस्ट सन होगा उसी को वापस से नेक्स्ट किंग बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ठीक है, एज द किंग यूज टू मेक एनी वन ऑफ हिज सन सक्सेसर, ठीक है। किंग क्या करता था, किसी भी, मान लो अगर किंग के 3 बेटे, तो ऐसा नहीं कि बड़े वाले बेटे को ही वो, है ना, राजा, आने वाला राजा बनाएगा। वो क्या करता था, किसी भी अपने एक सन को, जो कि, है ना, एक जो सबसे अप्रोप्रिएट होता था, जो सबसे सही होता था, उसको क्या करते थे, किंग युवराज बना देते थे। यानी बचपन में, है ना, तो बचपन में क्या उसको युवराज बना देते थे और वो कुछ समय बाद वो वापस से नेक्स्ट किंग बन जाते थे, राजा के डेथ होने के बाद, या फिर जब राजा खुद ओल्ड हो जाते थे तो वो किंग बन जाते थे। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसा कई सारा इंस्टेंस भी, ऐसा एग्जाम्पल भी है ना। जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि किंग यसाकर ऑफ कश्मीर, है ना, जो किंग यसाकर की, है ना, किंग यसाकर है जो कश्मीर के, यानी कि राजपूत समय में, राजपूत की लहर में एक कश्मीर के एक किंग यसाकार थे, उनको इसी तरह से राजा बनाया था, ठीक है। उनको क्या हुआ था, इसी तरह से राजा बनाया था। यानी कि जो कमिटी ऑफ ब्राह्मण्स है, वहाँ पे ब्राह्मण के जो कमिटी थे, उन्होंने, है ना, ये किंग यसाकार को चूज़ किया था और कश्मीर का वो राजा बने थे। ऐसा कुछ नहीं था कि, है ना, जो किंग का जो सबसे बड़ा बेटा है तो उसी को, है ना, युवराज बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस टाइम पे, है ना, मिनिस्टर, ठीक है, वहाँ पे क्या अमात्य जो, ठीक है, कमेटी मिनिस्टर, उस समय मिनिस्टर यानी मंत्री जो होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। एक होते थे अमात्य, दूसरे होते थे सेक्रेटरीज। अमात्य का काम होता था समझौता करके, है ना, नेगोशिएट करके, और डू पॉलिटिक्स, नेगोशिएट करते थे और पॉलिटिक्स करते थे, है ना, यानी कि जो भी होता था वो दूसरों के साथ समझौता करके और पॉलिटिक्स भी करते थे। और यहाँ पे सेक्रेटरी का काम क्या होता था, सेक्रेटरी का काम होता था, है ना, जॉब वॉज टू फाइट एंड मेक पीस, है ना, उनका काम होता था फाइट करके, लड़ाई झगड़ा करके शांति कराना, है ना, टू फाइट, है ना, सेक्रेटरी जॉब वॉज टू फाइट एंड मेक पीस। और यहाँ पे अमात्य का काम क्या होता था, अमात्य का काम होता था टू मेक नेगोशिएट एंड डू पॉलिटिक्स, यानी नेगोशिएट, समझौता करते थे और पॉलिटिक्स करते थे अमात्य लोग। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये तो ठीक है, अमात्य भी है, सेक्रेटरी से, बट जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाता था ना राजपूत लहर में, वो किंग ही लेते थे। बड़े बड़े जो भी, है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर ओनली टेकन बाय द किंग्स, है ना, भले ही अमात्य थे, सेक्रेटरी थे, बट जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे वो सिर्फ और सिर्फ किंग ही लेते थे, ठीक है। फाइनल डिसीजन आप चाहे बोल लो, ठीक है। एट दैट टाइम द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द रेजाइम वर होल्डिंग पोजीशंस लाइक महाप्रतिहार एंड धंधा, ठीक है। उस समय जो किंग से छोटे होते थे रूलर्स, यानी कि जो और भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जो और सब काम वगैरह जिनको सौंपा गया था, है ना, यानी कि आप बोल सकते हैं चीफ रूलर्स, यानी जो और भी ब्यूरोक्रेट्स थे, वो कौन से थे। यहाँ पे 2 नाम दिया गया है, महाप्रतिहार एंड दंड नायक, है ना, महाप्रतिहार एंड रेजाइम वर होल्डिंग महाप्रतिहार एंड दंड नायक। द हेड, उस समय जो टाउन का हेड होता था उसको क्या बोला जाता था गाइस, यहाँ पे मेयर या तो फिर नगरपति आप बोलो, है ना, उसको मेयर या तो फिर नगरपति बोला जाता था। इंस्टीट्यूशन ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत रूल। यहाँ बताया जा रहा है कि राजपूत रूल समय जो विलेज इंस्टीट्यूशन होते थे, यानी कि विलेज को जो भी देखभाल करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करते थे। जैसे कि
दिस इंस्टीट्यूशन हैड डेवलप्ड सो वेल दैट द ग्राम पंचायत रिमेन इंपॉर्टेंट इवन एट दैट टाइम ऑफ द मुगल, है ना। यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, विलेज इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे थे, इतने अच्छा यहाँ पे ये लोग ने अपना बरकरार रखा था कि उस समय भी ग्राम पंचायत हुआ करता था। जस्ट लाइक नॉर्थ, जैसे नॉर्थ में ग्राम पंचायत हुआ करता था, उसी तरह से साउथ में भी ग्राम पंचायत हुआ करता था। और जो ग्राम पंचायत का मेन होता था, हेड होता था, है ना, उस ग्राम पंचायत का जो हेड होता था उसको हम मुखी और सरपंच बोलते थे, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो मेन होगा उसको हम मुखी या तो सरपंच बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो ग्राम पंचायत यूज टू गिव जजमेंट इन मैनी मैटर्स येट द किंग वाज द, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो होता था, भले ही वो कोई भी, है ना, कोई भी भले मैटर हो जाए तो वहाँ पे वो जजमेंट देते थे, यानी कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते थे। बट फिर भी जो एकदम सुप्रीम है ना, सुप्रीम जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता था, किंग के द्वारा ही लिया जाता था। तो मेनली यहाँ पे रोल जो है वो किंग का है। और एक बात और आपको याद रखना है, ठीक है, मुखी और किसको कहा जाता है, यानी कि मुखी और सरपंच यहाँ पे याद रखना है, वो किसको बोला जाता है गाइस, बहुत ही सिंपल है, ग्राम पंचायत का इंपॉर्टेंट रोल इट है ना, जो ग्राम पंचायत का हेड होता था उसे हम मुखी और सरपंच बोलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, चलो तो अभी हम देखेंगे ट्रेड और कॉमर्स। देयर वॉज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ कॉमर्स रिलेटेड मैटर्स इन राजपूत एरा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉमर्स को लेके, यानी कि फाइनेंशियली पैसों को लेके या फिर व्यापार को लेके, है ना, एक अलग से ही डिपार्टमेंट था राजपूत के समय में, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट यूज टू मेक अरेंजमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स ओवर द फॉरेन ट्रेड, डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड परचेज इसेंशियल कमोडिटीज रिक्वायर्ड इन द स्टेट। अभी यहाँ पे, है ना, ये डिपार्टमेंट का काम क्या था, ये डिपार्टमेंट का काम था कि फॉरेन टैक्स जो भी होता था ये डिपार्टमेंट कलेक्ट करता था, और किसी भी सामान का कितना पैसा लेना है ना, यानी कि वैल्यू एमआरपी ऑफ द थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ का कितना प्राइस होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट काम करता था। और डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, जो भी स्टेट में रिक्वायर्ड चीज़ें होती थी उनको परचेज करके लाता था, ठीक है। यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज लैंड रेवेन्यू विच वाज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। और इसका जो मेन सोर्स था, है ना, यानी कि जो पैसे का, ठीक है, वो मेन सोर्स था, इट वाज फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। लैंड का जो टैक्स, लैंड के ज़मीन की जो टैक्स लेते थे ना, वो मेन सोर्स था। उसमें से ये लोगों को कितना मिलता था, 1/6 पार्ट। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है, 1/6 पार्ट ये लोग को लैंड टैक्स बेस से मिल जाता था, ठीक है। इन राजपूत एरा लैंड टैक्स, ठीक है, वहाँ पे इन राजपूत एरा लैंड टैक्स वाज नोन एज भाग, यानी कि लैंड की जो टैक्स लोग लेते थे ना पैसे, उसको भाग बोला जाता था, ठीक है। भाग यहाँ से भाग, यानी किसको भाग बोला जाता था, लैंड टैक्स जो होता था ना उसको भाग बोला जाता था। इट इज लेविएड ऑन लैंड इवन टुडे ऑल्सो। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम पोर्ट्स, है ना, और भी कई जगह से रेवेन्यू जो है वो ली जाती थी, जैसे कि चेक पोस्ट से, इरीगेशन से, है ना, इरीगेशन मतलब खेती बाड़ी से, और भी मतलब इन शॉर्ट कई जगह से रेवेन्यू को लिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉरेन ट्रेड के लिए उस समय राजपूत एरा में यहाँ पे दो नाम दिए गए, स्तंभ तीर्थ जो कि खंबात में है, और भरगी कच्छ यानी कि जो भरूच में। देखो भरगी कच्छ नाम से ही आपको लग रहा है, स्तंभ तीर्थ मतलब खंबात, है ना, आज के टाइम पे वो खंबात है। तो स्तंभ तीर्थ और भरगी कच्छ यानी कि आज के टाइम पे जो भरूच है, वो मेन, है ना, फॉरेन ट्रेड के लिए, फॉरेन के व्यापार के लिए ये, है ना, क्या हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था ना, बंदर, यहाँ पे पोर्ट हुआ था, यानी बंदरगाह हुआ करता था किस समय, स्तंभ तीर्थ और भरगी कुछ हुआ करता था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के लिए। अब चलो देखेंगे फॉरेन अटैक्स ऑन इंडिया एट द टाइम ऑफ राजपूत एज। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मुस्लिम इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया बिटवीन द 8 to 12 सेंचुरी, यानी कि 8 से लेके 12वीं सदी तक, 8 सेंचुरी से लेके 12 सेंचुरी तक मुस्लिम आक्रमणों ने, है ना, मुस्लिम आक्रमणक ने क्या किया था, मुस्लिम इन्वेडर्स ने अपने ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। इन 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, मोहम्मद इबन कसीम अटैक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इन ऑर्डर टू एक्सटेंड बाउंड्री ऑफ अरब किंगडम। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 8वीं सदी में मोहम्मद इबन कसीम, है ना, मोहम्मद इबन कसीम जो है वो 8वीं सदी में नॉर्थ वेस्टर्न के पार्ट में इंडिया, यानी कि पाकिस्तान साइड वाला जो अपना इंडिया ना, वहाँ पे अटैक किया था। उनका अटैक करने का एक ही मकसद था, वो चाहते थे कि ना अरब किंगडम, यानी कि जो उनका अरब किंगडम था, तो पाकिस्तान साइड का जो किंगडम था उसको एक्सटेंड कर ले, उसको बड़ा कर ले, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे इंडिया पे इन्वेड किया, यानी कि आक्रमण, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, सबू के तेगिन, है ना, सबू के तेगिन, यहाँ ने उन्होंने भी इन्वेड किया था, आक्रमण किया था, बट वो कोई फायदे का नहीं था, उनका आक्रमण वेस्ट गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि, है ना, जो सुल्तान मोहम्मद गजनी होते हैं, सुल्तान मोहम्मद गजनी होते हैं, ये देखते हैं इंडिया के पास बहुत सारा वेल्थ है, बहुत सारा पैसा है, तो ये क्या करते हैं, इंडिया को, है ना, 1000 से लेके 1026 तक कई दफ़ा, इसके बीच में कई दफ़ा अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि उनको लालच रहता है, ये जो इंडिया के पास बहुत सारे, है ना, अबंडेंट जो वेल्थ पड़े हैं, पैसे पड़े हैं, उसको मैं ले लूँ। द मेन रीजन ऑफ मोहम्मद गजनी इन्वेंशन वॉज इंडियाज अबंडेंट वेल्थ, है ना, इसका कारण क्या था, मेन रीजन मोहम्मद गजनी जो है वो अपने इंडिया पर आक्रमण करते थे, उसका मेन रीज़न बस इतना ही था, वो चाहते थे कि इंडिया के पास जो वेल्थ है वो खुद ले ले, ठीक है। ही केप्ट ऑन इन्वेडिंग अगेन एंड अगेन एंड ही इन्वेडेड
each time the Indian could not unite to form a power as a result of 10,000 invaded सोमनाथ एंड लूटे। चलो यहाँ पे क्या है, मोहम्मद गजनी ने ये पैसे देके, उसको इनकी इतनी लालच आ गई ना मोहम्मद गजनी को, सुल्तान मोहम्मद गजनी को, वो कई दफ़ा इंडिया पे बार बार अटैक करते गए, जितनी बार अटैक करते थे और भी ज़्यादा ताकत के साथ, पावर के साथ आते थे। फिर क्या हुआ, अब फाइनली अब इंडिया जो है ना भाई, उन्होंने क्या किया, सब यूनाइट नहीं हुए, सब इकट्ठा नहीं हुए कि चलो भाई मोहम्मद गजनी को हराया जाए। ये इंडिया हर बार ऐसे किया, वो ज़्यादा यूनाइट नहीं हुए, तो मोहम्मद गजनी फाइनली है ना 1026 में है ना 1026 में उन्होंने इन्वेड किया, आक्रमण किया और सोमनाथ को, यानी कि जो सोमनाथ है ना गुजरात में, उसको क्या किया, पूरा लूट लिया। वहाँ के जितने भी पैसे थे, सोमनाथ के जितने भी पैसे थे, उन्होंने पूरा लूट लिया। ठीक है, इंडिया को एक बार वापस है ना 150 साल बाद इंडिया को वापस से अटैक किया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी देयर वर बैटल अमॉन्ग देम, पावर ऑफ गजनी। ठीक है, ये सब तो ठीक है, इतना याद रखना है आपको। कंसिक्वेंटली शहाबुद्दीन घोरी, ठीक है, शहाबुद्दीन उसी समय है ना, उसके बाद क्या हुआ, शहाबुद्दीन घोरी ने भी इंडिया पर आक्रमण किया कि ठीक है, कब 12th सेंचुरी पे। ठीक है, यहीं पे 12th सेंचुरी पे राजपूत एज खत्म होता है और क्या होता है 12th सेंचुरी पे शहाबुद्दीन है ना, शहाबुद्दीन घोरी अटैक करते हैं 12वीं सदी में इंडिया पर। बट क्या होता है, शुरुआत में है ना वो कई सारे डिफीट सहते हैं। कौन, शहाबुद्दीन जो घोरी होते हैं वो कई सारे हार यानी सहते हैं, कुछ बहुत सारे जो यहाँ पे इन्वेंशन है वहाँ पे जो इन्वेड करते हैं वो हार जाते हैं। बट फाइनली क्या करते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को है ना सेकंड बैटल के अंदर, पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल के अंदर हरा देते हैं और वहाँ पे दिल्ली सल्तनत का पावर चालू हो जाता है।